हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं शुभम आप सभी के सामने फिर से आ गया हूँ एक नया वीडियो लेकर के, जिसमें मैं आप लोगों को समझाऊंगा जर्नल एंट्री के बारे में। दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ, मुझे आने में बहुत देर हो गई और काफ़ी टाइम से मेरा कोई वीडियो नहीं आ रहा था। तो आगे से मैं आप लोगों को शिकायत का मौका नहीं दूंगा और अब मेरा कोशिश रहेगा कि कम से कम 2 दिन में एक वीडियो ज़रूर डालूँ। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में मुझे लिख के ज़रूर बताएं कि आप लोगों को कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। वैसे मेरा जो मैं वीडियो बनाऊँगा, वो 11th और 12th क्लास के बच्चों के लिए अकाउंटिंग का बनाऊँगा, अकाउंटिंग से रिलेटेड रहेगा। और आप लोग को कॉमर्स बैकग्राउंड के किसी भी सब्जेक्ट की और भी कोई टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ। तो चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। तो देखिए दोस्तों, ये जो जर्नल एंट्री है, आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चों के लिए एक बहुत ही नॉलेजेबल टॉपिक है और बेसिक टॉपिक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपको अगर अंग्रेजी का विद्वान बनना है, तो आपको इंग्लिश का अल्फ़ाबेट अच्छे से आना चाहिए। इंग्लिश का अल्फ़ाबेट का जब तक आपको अच्छे से समझ नहीं होगी, तब तक आप इंग्लिश के बारे में नहीं जान सकते, अंग्रेजी भाषा के बारे में नहीं जान सकते। इसी प्रकार हिंदी भाषा का नॉलेज लेने के लिए, हिंदी भाषा के बारे में जानने के लिए आपको हिंदी वर्णमाला को अच्छे से हिंदी वर्णमाला के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। जब तक आपको हिंदी वर्णमाला के बारे में अच्छे से नहीं पता होगा, तब तक आप हिंदी भाषा से वंचित रह जाएँगे, आपको उसका ज्ञान नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार आपको अगर अकाउंटिंग में आपको अपना कमांड बनाना है, अकाउंटिंग के ऊपर कमांड बनाना है, अकाउंटिंग का नॉलेज आपको अच्छे से लेना है, तो उसके लिए आपको जर्नल एंट्री टॉपिक को अच्छे से समझना होगा। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अकाउंटिंग का बेस है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब तक आप किसी भी बिल्डिंग का अगर हमें कोई ऊँची इमारत बनाना है, तो हमें उसका बेस क्या करना होगा? मजबूत रखना होगा। जब तक हम बेस मजबूत नहीं रखेंगे, बेस स्ट्रॉन्ग नहीं रखेंगे, तब तक हम उसपे ऊँचा बिल्डिंग नहीं बना सकते। अगर बनाएँगे भी तो बिल्डिंग बहुत ही कमज़ोर होगा और कभी भी टूट सकता है, कभी भी बिखर सकता है। ठीक उसी प्रकार हमें अकाउंटिंग के क्षेत्र में अगर काम करना है, अकाउंटिंग के क्षेत्र में अच्छा नॉलेज लेना है, तो आपको अकाउंटिंग का जो बेस है जर्नल एंट्री, उसके बारे में अच्छे से जानना होगा, उसके बारे में अच्छे से समझना होगा। तो हे गाइस, आप लोग वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि पता नहीं कब कौन-सी बात मेरे मुँह से निकल जाए और उस बात का इम्पोर्टेंस कितना भी ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए कंटिन्यू देखिएगा, जभी चीज़ें समझ में आएगी। और कंटिन्यू नहीं देखिएगा और बाद में फिर आप शिकायत कीजिएगा कि वीडियो समझ में नहीं आया। तो इसलिए कंटिन्यू देखना है, स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए, अब हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो चलिए देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जो भी लोग बिज़नेस करते हैं, वो बिज़नेस का करने का जो मुख्य उद्देश्य होता है, वो लाभ कमाना होता है। बशर्ते लाभ सही तरीके से होना चाहिए। ये नहीं कि किसी भी तरीके से इल्लीगल तरीके से आप कमा रहे हैं, लीगल तरीके से होना चाहिए। और लाभ निकालने के लिए अब कैसे बिज़नेसमैन को कैसे पता चलेगा कि उसके बिज़नेस ने कितना लाभ कमाया? अब देखिए, जहाँ पे लाभ होगा, वहाँ पे हानि भी हो सकता है, क्योंकि लाभ और हानि हमेशा साथ-साथ चलते हैं। जहाँ लाभ होगा, वहाँ हानि की भी संभावना होगी, जहाँ प्रॉफ़िट होगा, वहाँ लॉस की भी संभावना होगी। क्यों? क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, फ्यूचर अनिश्चित है, भविष्य में कुछ भी हो सकता है, प्रॉफ़िट की जगह लॉस भी हो सकता है। तो आपको प्रॉफ़िट और लॉस दोनों को लेकर के चलना होगा। तो अब बिज़नेसमैन को कैसे पता चलेगा कि उसके बिज़नेस से कितना प्रॉफ़िट कमाया, कितना लॉस कमाया, या उसके जो बिज़नेस है उसका फ़ाइनेंशियल पोज़ीशन क्या है, वित्तीय स्थिति क्या है? तो ये जानने के लिए बिज़नेसमैन को अकाउंटिंग का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है? अकाउंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। तो अकाउंटिंग के द्वारा ही वो अपने बिज़नेस का अकाउंटिंग करवाता है और अकाउंटिंग से ही फिर उसे पता चलता है कि उसके बिज़नेस ने कितना प्रॉफ़िट कमाया, कितना लॉस कमाया, या उसके बिज़नेस का फ़ाइनेंशियल पोज़ीशन क्या है, वित्तीय स्थिति क्या है। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा-सा जानते हैं पहले अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में कि
किस तरह से बिजनेस का अकाउंटिंग किया जाता है। उसके बाद हम लोग जर्नल एंट्री के बारे में समझेंगे, जानेंगे कि उसका क्या महत्व है, उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो आगे बढ़ते हैं, एक बार देखिएगा जरा बिजनेस का अकाउंटिंग प्रोसेस। तो देखिए दोस्तों, अकाउंटिंग प्रोसेस का स्टार्टिंग, ये हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस इस तरह से होता है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या होता है, ट्रांजैक्शन होता है। सबसे पहले ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है। अब इस ट्रांजैक्शन से बनाया जाता है वाउचर। इस ट्रांजैक्शन से वाउचर बनाया जाता है, ठीक है। और फिर वाउचर के बाद होता है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री, ट्रांजैक्शन के बाद वाउचर, वाउचर से फिर जर्नल एंट्री बनता है, ठीक है। फिर जर्नल एंट्री के बाद जब जर्नल एंट्री बन जाता है तो जर्नल एंट्री के बेस पे हम लोग क्या बनाते हैं, लेजर, ठीक है। जो भी जिस भी चीज का हमने जर्नल एंट्री किया है, फिर उस जर्नल एंट्री से हम लोग लेजर में, उस जर्नल एंट्री को लेजर में पोस्टिंग करते हैं। तो क्या बनाते हैं, लेजर बनाते हैं। और लेजर बनाने के बाद फिर लेजर से क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस। क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं तलपट। ट्रायल बैलेंस बनता है। और फिर ट्रायल बैलेंस से इसके बेस पे बनाया जाता है फाइनल अकाउंट। क्या बनाया जाता है, फाइनल अकाउंट, ठीक है। फाइनल अकाउंट में क्या क्या होता है जरा देखते हैं। फाइनल अकाउंट में कई सारी चीजें बनाई जाती है। तो जैसे अब कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो उसे एक तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना होता है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना होता है। और जो ट्रेडिंग वाला है उसे मैन्युफैक्चरिंग नहीं बनाना होता, उसे ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होता है। और मैन्युफैक्चरिंग वाले को मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनाना होता है और ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना होता है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है। उसके बाद फिर बैलेंस शीट बनाना होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना होता है, ईटीसी और भी कई सारी चीजें हैं। लेकिन आपको अभी समझने के लिए बस इतना ही आप समझिए कि ये सारी चीजें बनाई जाती है फाइनल अकाउंट, ठीक है। तो देखिए अकाउंटिंग का कैसे क्या प्रोसेस चला है, ट्रांजैक्शन, वाउचर, जर्नल एंट्रीज, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनल अकाउंट। तो हम लोग का जो आज का टॉपिक है दोस्तों, ये जर्नल एंट्रीज के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा जर्नल एंट्री के बारे में जानते हैं। देखिए अकाउंटिंग में जो मेन हमारा काम स्टार्ट होता है वो तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन हो गया, ट्रांजैक्शन के बाद वाउचर, और जो मेन काम स्टार्ट होता है वो जर्नल एंट्री करने से होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जो जर्नल एंट्री है वो अकाउंटिंग का बेस है ना। अकाउंटिंग का क्या है, बेस है, ठीक है। अकाउंटिंग का ये क्या है, आधार है। यानी कि आज का जो टॉपिक है आपका वो बेसिक नॉलेज देने वाला है अकाउंटिंग के बारे में, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि इस टॉपिक का महत्व कितना ज्यादा है। जब तक आप जर्नल एंट्री के ऊपर अच्छे से कमांड नहीं बना पाएंगे, जर्नल एंट्री को आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, तब तक आपको अकाउंटिंग समझ में नहीं आएगा। और आपने अगर जर्नल एंट्री में अच्छे से पकड़ बना लिया तो फिर अकाउंटिंग आपके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा थोड़ा सा मेहनत करने पे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए जर्नल एंट्री के बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं। जर्नल एंट्री जैसा कि मैंने बताया, आपको दिख भी रहा है कि अकाउंटिंग का क्या है, बेस है। इसलिए इस टॉपिक को आपको अच्छे से समझना होगा, अच्छे से क्या करना होगा, समझना होगा। तो देखिए जर्नल एंट्री के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। जर्नल एंट्री को हिंदी में कहा जाता है रोज नामचा, रोज नामचा या प्रारंभिक प्रविष्टियां, प्रारंभिक प्रविष्टियां, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखिए ये क्या है, जर्नल एंट्री क्या है। तो जर्नल एंट्री बिजनेस के ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिक वे में रखने का, लिखने का एक तरीका है। क्या है, जर्नल एंट्री
बिजनेस के ट्रांजैक्शन को एक सिस्टमेटिक वे में लिखने का तरीका है। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए इसमें क्या करना होता है, जरा इसके बारे में और अच्छे से जानते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा जो अकाउंटिंग सिस्टम है ना, जो अभी चल रहा है अकाउंटिंग सिस्टम, वो डबल एंट्री सिस्टम पे आधारित है। किस पे? डबल एंट्री सिस्टम, जिसको हिंदी में कहते हैं दोहरा लेखा प्रणाली। ठीक है, किस पे? डबल एंट्री सिस्टम पे। तो डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है? डबल एंट्री सिस्टम में कोई भी ट्रांजैक्शन, एक ट्रांजैक्शन हुआ, ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन, लेना और देना, लेना और देना, जब तक दोनों चीज नहीं होगी तब तक ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होगा। वन साइडेड ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता, उसमें लेना भी होगा देना भी होगा। कहने का मतलब एक ट्रांजैक्शन में कितने पक्ष होंगे? दो पक्ष होंगे, दो साइड होंगे। ठीक है, तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगा, कहने का मतलब कि एक ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कितने कितने खातों पे पड़ेगा? दो खातों पे पड़ेगा। तो इसलिए इसको कहा जाता है डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, समझ में आया? अब जब हम इसमें दो खातों पे इसका इफेक्ट पड़ेगा, तो उसमें एक खाते को किया जाएगा डेबिट। क्या किया जाएगा? डेबिट। क्या किया जाएगा? डेबिट। ठीक है, और दूसरे को किया जाएगा क्रेडिट। ये डेबिट क्रेडिट का बहुत बड़ा ही ज्यादा महत्व होता है जर्नल एंट्री में। अब आप लोग को एक कंफ्यूजन होगी, एक दिक्कत होगी कि डेबिट क्या है और क्रेडिट क्या है। तो इसके लिए आप लोग को ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ कि डेबिट और क्रेडिट क्या है। देखिए दोस्तों, होता क्या है ना कि जो हमारा लेजर है, जहां पे हम ट्रांजैक्शन को लिखते हैं अकाउंट में, जिसको अकाउंट कहते हैं, लेजर कहते हैं, उसका फॉर्मेट इस तरह से होता है। ठीक है, फॉर्मेट ऑफ लेजर, इस तरह से उसका फॉर्मेट होता है। दो साइड होते हैं, दो पार्ट होते हैं। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर्स, यहाँ पे डेट, ये पर्टिकुलर्स, और ये जेएफ, ये अमाउंट, ये फिर डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ और अमाउंट। ये होता है लेजर का फॉर्मेट। जहां भी हम जर्नल एंट्री से जब हम लेजर बनाएंगे, अकाउंट बनाएंगे, तो ये अकाउंट का फॉर्मेट है। और इसमें दो पार्ट होता है। कितने पार्ट? दो पार्ट। आप देख रहे होंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। जेएफ का मतलब होता है जर्नल फोलियो। इसके बारे में आगे हम आपको बताएंगे। तो यहाँ से इस डेट से लेकर के इस अमाउंट तक के एक पार्ट हो गया, और फिर इस दूसरे डेट से लेकर के इस अमाउंट तक एक पार्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, दो पार्ट में बटा हुआ है, तो एक पार्ट और दूसरा पार्ट। तो इस वाले को हम कहते हैं, यहां से यहां तक को हम कहते हैं राइट हैंड साइड, ये सॉरी लेफ्ट हैंड साइड। बायां हाथ के साइड में है तो ये लेफ्ट हैंड साइड, और ये राइट हैंड साइड। ठीक है, दाहिना हाथ वाला तो राइट हैंड साइड। अब लेजर का, अकाउंट का लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग नाम देते हैं डेबिट साइड। ठीक है, और राइट हैंड साइड को नाम देते हैं क्रेडिट साइड। तो इसलिए ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसलिए नाम दिया जाता है ताकि एक सिस्टमेटिक वे में अकाउंटिंग का काम चले। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को डेबिट और क्रेडिट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो अकाउंट, पहले तो हमें फाइंड आउट करना होगा कि ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कौन से दो अकाउंट पे पड़ेगा, और फिर उस दो अकाउंट में एक को करना पड़ेगा डेबिट। ठीक है, और दूसरे को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। एक को डेबिट करना होगा और एक को क्रेडिट करना होगा। ठीक है दोस्तों, अब सोचने वाली बात यह है कि किसको डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट करेंगे। यहीं पे बच्चे समझ नहीं पाते, दिक्कत यहीं पे होती है कि किसको डेबिट करना, किसको क्रेडिट करना। तो दोस्तों, ये कौन बताएगा कि किसको डेबिट करना और किसको क्रेडिट करना है? तो इसके लिए हमें जानना पड़ेगा रूल के बारे में। देखिए, अकाउंटिंग में कुछ रूल्स हैं डेबिट और क्रेडिट करने के। ठीक है, तो पहले वो रूल आपको अच्छे से जानना होगा, अच्छे से समझना होगा। जब तक आप इस रूल को अच्छे से नहीं जान पाएंगे, अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, तब आपको जर्नल एंट्री समझ में नहीं आएगा। और जब जर्नल एंट्री ही समझ में नहीं आएगा,
तो अकाउंटिंग की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बिना जर्नल एंट्री के हम अकाउंटिंग की कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमें अकाउंटिंग का अच्छा नॉलेज हो जाए। अकाउंटिंग की कल्पना करने के लिए हमें जर्नल एंट्री पहले अच्छे से आना चाहिए। तो डेबिट और क्रेडिट, किसको डेबिट करना, किसको क्रेडिट करना, इसके लिए एक प्रॉपर रूल बनाया गया है और उस रूल के ऊपर मैंने पहले वीडियो बना दिया है। ठीक है, मैंने इससे पहले 2 वीडियो बनाए हैं। एक में मैंने आपको बताया है टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में और दूसरे में मैंने बताया है गोल्डन रूल के बारे में। तो आप लोग प्लीज़ जाकर उस वीडियो को देखें। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप लोग जाएँ और लिंक पे जाएँ और मेरे उस वीडियो को देखें, अच्छे से समझें। उसके बाद इस टॉपिक को आप देखिएगा तो बड़े अच्छे से समझ में आएगा। और दोस्तों देखिए, अकाउंटिंग के कांसेप्ट को पहले हमें अच्छे से समझना होगा। जब तक हम कांसेप्ट को नहीं समझेंगे या किसी भी चीज़, जनरल एंट्री हो या किसी भी चीज़ के कांसेप्ट को हमें लॉन्ग टाइम तक याद रखने के लिए, लाइफ टाइम तक मेमोराइज़ रखने के लिए हमें उसके कांसेप्ट को अच्छे से समझने की ज़रूरत है, ना कि उसे रटने की। हम रटेंगे, आज रटेंगे, 10 दिन बाद भूल जाएँगे, लेकिन जब हम कांसेप्ट को समझ लेंगे तो हम भूलेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों? तो पहले आप लोग उस वीडियो को जाकर के देखिए। यहाँ पे मैं आप लोगों को वैसे बता दूँ कि जो डेबिट और क्रेडिट करने का जो रूल है, इसके 2 अप्रोच हैं। कितने? 2। एक है ट्रेडिशनल और दूसरा है मॉडर्न। ठीक है दोस्तों, क्या है? ट्रेडिशनल और मॉडर्न। दोनों अप्रोच के बारे में मैंने वहाँ पे गोल्डन रूल के नामक वीडियो में, दूसरे वीडियो में मैंने समझाया है, डिटेल में समझाया है, वहाँ जाके समझ लें। यहाँ पे आज जो हम लोग करेंगे इस जनरल एंट्री को समझने के लिए, प्रैक्टिकली समझने के लिए हम लोग एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को मैं आज करूँगा ट्रेडिशनल अप्रोच से। ठीक है? किस अप्रोच से? ट्रेडिशनल अप्रोच से। तो मैं ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में थोड़ा-सा यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ। ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में थोड़ा-सा बता दूँ मैं, ताकि यहाँ पे समझने में आप लोगों को आसानी हो और अच्छे से डिटेल में देखने के लिए आप लोग मेरे उस वीडियो को जाके ज़रूर देखिए। चलिए दोस्तों, हम लोग थोड़ा-सा ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में जानेंगे, है ना? ट्रेडिशनल रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है दोस्तों, देखिए इसको ट्रेडिशनल रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, इसको गोल्डन रूल भी कहा जाता है ना? ट्रेडिशनल गोल्डन रूल। ठीक है, देखिए जो ट्रेडिशनल अप्रोच है ना दोस्तों, वो क्या करता है, जितने भी अकाउंट्स हैं, जितने भी लेजर्स बनते हैं, उनको 3 मेन अकाउंट्स में कैटेगराइज कर दिया है। ठीक है, कितने में दोस्तों? 3 में। देखिएगा, पहला है पर्सनल अकाउंट। क्या है दोस्तों? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को दोस्तों हिंदी में कहते हैं व्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खाता। ठीक है दोस्तों, व्यक्तिगत खाता का मतलब होता है कि वो खाता जो किसी व्यक्ति या संस्था या फर्म के नाम से संबंधित हो, उसको हम लोग पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जो 3 अकाउंट है ना दोस्तों, तीनों अकाउंट का अपना डेबिट क्रेडिट करने का रूल अलग-अलग है। ठीक है, तो जो पर्सनल अकाउंट है, इसका दोस्तों क्या रूल है देखिएगा। इसका है डेबिट द रिसीवर। ठीक है, और क्रेडिट द गिवर। रिसीवर मतलब प्राप्त करने वाला और गिवर मतलब देने वाला। यानी कि पर्सनल अकाउंट कहता है कि भैया जो बिजनेस में ना जो देने वाला होगा, सॉरी जो रिसीव करने वाला होगा, जो प्राप्त करने वाला होगा, उसके नाम से संबंधित खातों को क्या कर दो? डेबिट कर दो। और जो देने वाला होगा, गिवर होगा, देने वाला होगा, उसके नाम से संबंधित खातों को क्या करो? क्रेडिट करो। ठीक है, अगला हम बढ़ते हैं। अगला है आपका रियल अकाउंट। कौन सा? रियल अकाउंट, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? वास्तविक खाता। क्या कहते हैं? वास्तविक खाता। अब वास्तविक खाता क्या होता है? तो वास्तविक खाता
वो खाता जो किसी वस्तु या संपत्ति के नाम से संबंधित हो, उसको क्या कहा जाता है? रियल अकाउंट, यानी कि वास्तविक खाता। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब इसका अपना रूल है। इसका क्या रूल है दोस्तों? ये देखिए, यहाँ पे कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक, यानी कि कहता है कि रियल अकाउंट में कि बिजनेस में जो भी आ रहा है ना, व्हाट क्या कम्स आना इन, मतलब में बिजनेस में जो भी आ रहा है उसको क्या कर दो, मतलब उससे संबंधित खाते को क्या कर दो? डेबिट कर दो। और बिजनेस में जो वस्तु या संपत्ति जा रहा है ना, बिजनेस से जो वस्तु या संपत्ति जा रहा है, गोज आउट मतलब बाहर जाना, गोज आउट मतलब बाहर जाना, जो भी बिजनेस से वस्तु या संपत्ति बाहर जा रहा है उसको क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट को हिंदी में कहते हैं दोस्तों, नॉमिनल अकाउंट को हिंदी में कहते हैं अवास्तविक खाता, अवास्तविक या नाम मात्र खाता। ठीक है, अब इसका अपना अलग रूल है। इसका क्या है? इसका है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, देखिए दोस्तों, एक्सपेंसेस मतलब खर्चे और लॉसेज मतलब हानियां, इनकम्स मतलब आय और लाभ। ठीक है, एक्सपेंस मतलब खर्च और इधर लॉसेज मतलब हानियां। कहने का मतलब इसमें क्या कहता है नॉमिनल अकाउंट में? नॉमिनल अकाउंट क्या होता है दोस्तों कि नॉमिनल अकाउंट होता है जितने भी खर्चे हैं, जितने भी लॉसेज है, हानि है या जो भी इनकम्स है, गेन्स हैं, इससे संबंधित खातों को किस कौन से कैटेगरी में रखा जाता है दोस्तों? नॉमिनल अकाउंट में। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है डेबिट करने का? ऑल द एक्सपेंसेस लॉसेज, जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेज से संबंधित अकाउंट, जितने भी खर्चे वाले और हानि वाले खाते हैं उन सबको डेबिट कर दो, और जो इनकम्स वाले हैं, गेन्स वाले हैं या आय वाले हैं या लाभ वाले हैं, उनसे संबंधित खातों को क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि ट्रेडिशनल अप्रोच से डेबिट क्रेडिट करने का रूल आपको समझ में आया होगा। एक बार इसको देख ले, ठीक है, और डिटेल में इसको जानने के लिए आप लोग मेरा दूसरा वीडियो देखें। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए कि जनरल एंट्री कैसे करता है। तो क्वेश्चन आपका है, मिस्टर राम रुपीज 5000। ये हमारा आज का क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मिस्टर राम स्टार्टेड ए बिजनेस विद कैश 85,000। दूसरा है, परचेज फर्नीचर बाय कैश 15,000, परचेज गुड्स बाय कैश 5,000। नेक्स्ट है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 76,000। नेक्स्ट है, पेड रेंट बाय कैश 12,000, पेड सैलरी बाय कैश 8,000, पेड कमीशन टू सेल्स मैन बाय कैश 3,000, पेड कन्वेंस बाय कैश 2,000, कैश विदड्रॉल फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज 5,000। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम लोग इस क्वेश्चन से क्या करेंगे? जर्नल एंट्री बनाएंगे। देखिए दोस्तों, मैंने जो भी खर्चे हैं, जो भी सेल परचेज है, ये सबको मैंने कैश में लिया है आपको समझाने के लिए। कैश में भी हो सकता है या बैंक से भी हो सकता है, तो ये आप समझ के चलिएगा। ये बस मैंने समझाने के लिए आपको सारा का सारा कैश में, ये मत कहिएगा कि सारा का सारा कैश में लिया है, बैंक से नहीं लिया है, तो मैं आपको बता दूं। चलिए, अब हम लोग बनाएंगे जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री, इस क्वेश्चन से हमें क्या बनाना है? जर्नल एंट्री बनाना है। और जर्नल एंट्री बनाने के लिए कौन से अप्रोच से बनाएंगे? ट्रेडिशनल से। दोनों अप्रोच से, ट्रेडिशनल से और मॉडर्न से, यानी कि ट्रेडिशनल गोल्डन रूल से और मॉडर्न गोल्डन रूल से एंट्री क्या होगा? सेम होगा। जो ट्रेडिशनल के हिसाब से होगा वही सेम एंट्री मॉडर्न के हिसाब से होगा। एंट्री में कोई चेंजेस नहीं आएगा। आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे ट्रेडिशनल ले रहा हूँ। अब नेक्स्ट जब अगला वीडियो आएगा मेरा, इसका पार्ट 2 आएगा। अभी जर्नल एंट्री में कई सारे पार्ट्स बनेंगे। मैं पूरा अच्छे डिटेल से आपको
डिटेल में समझाऊँगा जर्नल एंट्री को। तो आगे भी और भी इसके कई सारे पार्ट्स होंगे, तो एक बार मेरे उस सारे पार्ट्स को देख लेना, आपको अच्छा नॉलेज जर्नल एंट्री के बारे में होगा। तो उस अगले पार्ट में मैं आपको मॉडर्न रूल से समझाऊँगा। तो चलिए, जर्नल एंट्री करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? सबसे पहले जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, ठीक है? तो हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें ये लिखना होता है कि हम लोग किसके बुक्स में अकाउंटिंग करेंगे, क्योंकि अकाउंटिंग जो किया जाता है किसमें बुक्स में किया जाता है और किसके बुक्स में, बिजनेस के बुक्स में। यहाँ पे बिजनेस का नाम नहीं दिया हुआ है, बिजनेस के ऑनर का नाम दिया हुआ है, तो हम लोग ऑनर का नाम ले लेते हैं। बिजनेस का नाम दिया रहेगा तो बिजनेस का नाम लेंगे, यहाँ लिखेंगे। सबसे पहले ऊपर लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ मिस्टर राम, ठीक है? जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज, इतना आपको लिखना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि किसके बुक्स में हम जर्नल एंट्री कर रहे हैं, ठीक है? चलिए, चलिए दोस्तों, देखिए हमारा फॉर्मेट बन गया है। सबसे पहला जो कॉलम होता है ना, वो उसमें डेट होता है, उसमें हम लोग क्या लिखते हैं? डेट लिखते हैं, क्योंकि जर्नल एंट्री डेट वाइज होता है, आगे पीछे नहीं कर सकते हम। और ये हमारा पार्टिकुलर्स का, इसमें हम लोग विवरण लिखेंगे, यानी कि जिस अकाउंट को डेबिट करेंगे, जिस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे वो लिखेंगे इसमें। और ये वाला होता है दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं LF। LF मतलब लेजर फोलियो, लेजर फोलियो। लेजर फोलियो का क्या मतलब? फोलियो नंबर मतलब होता है पेज नंबर, और लेजर मतलब लेजर। यानी कि जो हम लोग यहाँ पे जर्नल एंट्री किए हैं, इस जर्नल एंट्री से जब फिर क्या बनेगा? लेजर बनेगा। तो लेजर बड़ा मोटा मोटा होता है ना? उसमें बहुत सारे पेजेज होते हैं, तो ढूंढने में आसानी हो इस वजह से यहाँ पे इस जर्नल एंट्री को हम लेजर बुक में कौन से पेज नंबर पे किए हैं, तो लेजर फोलियो वाले कॉलम में पेज नंबर डाला जाता है, ताकि आसानी से ढूंढा जाए, ढूंढने में दिक्कत ना हो, एंट्री करने में दिक्कत ना हो, ठीक है दोस्तों? अब अगला दो अमाउंट के कॉलम होंगे, दो अमाउंट के कॉलम होंगे। एक अमाउंट होगा डेबिट का और दूसरा अमाउंट होगा क्रेडिट का, क्योंकि जब हम एंट्री करेंगे तो डेबिट के लेजर का अमाउंट डेबिट के कॉलम में और क्रेडिट के लेजर का अमाउंट क्रेडिट के कॉलम में, ठीक है? तो हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन के ऊपर। फॉर्मेट हमने तैयार कर लिया है। अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है दोस्तों? देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर राम स्टार्टेड ए बिजनेस विथ कैश 85,000, यानी कि मिस्टर राम ने कैश से 85,000 कैश से क्या किया है? बिजनेस शुरू किया है, स्टार्ट किया है, ठीक है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो ट्रांजैक्शन है दोस्तों, इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कौन से दो लेजर पे पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें ये फाइंड आउट कर लेंगे कि कौन से दो लेजर पे इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि उस में से कौन से लेजर को, कौन से खाते को डेबिट करना है और कौन से को क्रेडिट करना है। तो फाइंड आउट करते हैं। जब बिजनेस स्टार्ट करेगा तो क्या होगा? एक तो कैश आएगा, है ना? कि कैश आएगा तो कौन सा अकाउंट में लिखना पड़ेगा? इस एंट्री को कैश अकाउंट में लिखना पड़ेगा। अकाउंट दोस्तों, हम अकाउंट ऐसे यहाँ पे जो भी जर्नल एंट्री हम करेंगे तो उसमें या लेजर में सारे में अकाउंट ऐसे लिखेंगे, पूरा नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे, A/C दे करके ऐसे अकाउंट लिखेंगे, ठीक है? और दूसरा क्या हो रहा है? दूसरा देखिए, दूसरा बिजनेस के पास राम ने बिजनेस को पैसा दिया है, यानी कि राम ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। तो मालिक का इन्वेस्टमेंट, जब भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है मालिक, तो उस इन्वेस्टमेंट को हम लोग क्या नाम देते हैं? कैपिटल। क्या कहते हैं? कैपिटल। क्या कहते हैं? कैपिटल, ठीक है? तो कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करता है? मालिक को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि कैपिटल कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट होता है, क्योंकि वो मालिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। मालिक क्या पर्सनल अकाउंट में आएगा, मालिक पर्सन है, इसलिए वो किस में आएगा? पर्सनल अकाउंट में आएगा। देखिए, पर्सनल जो पर्सन होते हैं ना, पर्सन
आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं और नेचुरल भी हो सकते हैं। नेचुरल मतलब जो हम लोग हैं इंसान, और आर्टिफिशियल मतलब बनाया गया, किसके द्वारा, कानून के द्वारा बनाया गया। ठीक है, तो आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आर्टिफिशियल पर्सन का एग्जांपल जैसे बैंक है, ठीक है, तो वो क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है। अब कोई कंपनी है, वो क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, हाँ, तो दूसरा क्या होगा, कैपिटल होगा। दूसरा हम कैपिटल, मालिक को रिप्रेजेंट कौन करता है, कैपिटल। मालिक का नाम नहीं लिखेंगे, बदले में हम लोग कैपिटल लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट में इसका इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब फाइंड आउट कर लिया हमने कि ट्रांजेक्शन के कौन से दो लेजर पे ट्रांजेक्शन का इफेक्ट होगा। अब हम लोग देखेंगे कि किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना। ठीक है, वो कौन बताएगा, वो हमें बताएगा, गोल्डन रूल बताएगा। ये आपके सामने लिखा हुआ है समझने के लिए, आप यहाँ पे देखिए। अब कैसे पता करेंगे किसको डेबिट करना, किसको क्रेडिट करना है, इसके लिए हम क्या देखना होगा, हमें अकाउंट को देखना पड़ेगा कि कौन सा अकाउंट है, उस अकाउंट का कौन से कैटेगरी में जाने वाला है, कौन सी तीनों में से किस कैटेगरी में आएगा वो अकाउंट। तो देखिए, कैश, कैश क्या है, संपत्ति है ना, कैश क्या है, संपत्ति है, एसेट्स है। और ठीक है, और कैपिटल क्या है, ये पर्सनल अकाउंट में आएगा। मालिक को रिप्रेजेंट कर रहा है तो किस में आएगा, पर्सनल अकाउंट में आएगा। अब एसेट्स, एसेट्स कौन से अकाउंट में जाएगा, रियल में लिखा है ना। एसेट्स के लिए कौन सा बना है, कौन सा कैटेगरी में आएगा, एसेट्स रियल अकाउंट में आएगा। और ये पर्सनल अकाउंट में जाएगा। ये आपका ये रहा पर्सनल अकाउंट। अब देखिए, रियल अकाउंट में क्या कहता है, डेबिट क्रेडिट करने का क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसको डेबिट करो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो बाहर जा रहा है उसको क्रेडिट करो। तो यहाँ पे कैश क्या हो रहा है, आ रहा है जा रहा है, कैश आ रहा है जा रहा है, क्या हो रहा है, आ रहा है। ठीक है, आपको पता है कैश यहाँ पे आ रहा है, बिजनेस के पास कैश क्या हो रहा है, आ रहा है। तो कैश को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे एज पर रियल अकाउंट्स रूल। ठीक है, बात समझ में आया, इसी तरह से आपको करना है। तो इस तरह से एंट्री क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ पे एंट्री क्या बन जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये हो जाएगा डेबिट और ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कैपिटल क्रेडिट क्यों, क्योंकि मालिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मालिक यहाँ पे क्या है, बिजनेस को पैसा देने वाला है। मालिक मतलब व्यक्ति है, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट मतलब देने वाले को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो कैपिटल को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अब इस तरह से हमारा एंट्री क्या बन जाएगा, देखिएगा ध्यान से। पहला एंट्री दोस्तों, यहाँ पे डेट लिखा जाता है, लेकिन मैंने एक समझाने के लिए लिया है तो डेट नहीं लिया है, मैं नंबर से लिया हूं। तो अगर डेट है तो आप डेट लिखेंगे कॉलम में, और नहीं है तो नंबर डाल देता हूं मैं। फर्स्ट नंबर क्या, एंट्री क्या बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट। अच्छा देखिए, जब भी हम एंट्री करते हैं तो सबसे पहले इसमें सबसे ऊपर डेबिट वाला लेजर को लिखते हैं, जिसको हमने डेबिट किया उसको पहले लिखेंगे। यहाँ पे मैंने कैश को डेबिट किया तो यहाँ लिखूंगा कैश अकाउंट, और थोड़ा सा जगह छोड़ के यहाँ साइड में लिख दूंगा डेबिट। ठीक है, और कैपिटल को क्रेडिट करना है। तो दोस्तों जैसे देखिए, डेबिट जिसको हम करेंगे सबसे पहले उसको लिखेंगे, और डेबिट थोड़ा सा गैप देके यहाँ पे साइड में लिख देंगे डेबिट। डेबिट हम लोग पूरा नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे DR और डॉट लिख के समझ जाएंगे कि क्या है, डेबिट है। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। और क्रेडिट वाला लाइन क्या करते हैं, डेबिट के थोड़ा सा नीचे से लिखते हैं, और नीचे से यानी कि यहाँ से, यहाँ नीचे से लिखेंगे, और नीचे से आगे से थोड़ा सा जगह छोड़ के लिखेंगे, यानी कि यहाँ से लिखेंगे। और जैसे हमने डेबिट वाले लाइन में डेबिट लिखा, वैसे क्रेडिट वाले लाइन में क्रेडिट नहीं लिखेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना, क्रेडिट नहीं लिखेंगे। क्रेडिट के लिए हम क्या करेंगे, टू, आगे टू लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है दोस्तों, कितने से, 85,000। यहाँ पे अमाउंट वाले कॉलम में क्या लिख देंगे, अमाउंट लिख देंगे, डेबिट का अमाउंट डेबिट में, और क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे हम लोग एक लाइन में क्या डाल देंगे, नरेशन डाल देंगे। नरेशन का मतलब होता है जो भी आपने जर्नल एंट्री किया है उसके बारे में शॉर्टकट में आप एक लाइन में लिख दो, ताकि समझ में आए कि हमने किस लिए ये जर्नल एंट्री बनाया है। ओके, अंडरस्टैंड, समझ में आया। ठीक है, चलिए देखिए, नरेशन लिखेंगे यहाँ पे। तो नरेशन हमेशा क्या होगा, बीइंग से स्टार्ट करेंगे। किससे, बीइंग से। ब्रैकेट में लिखेंगे और लिखेंगे बीइंग, जो भी बात हुआ है वो हम शॉर्टकट में यहाँ लिख देंगे। तो बीइंग, बिजनेस स्टार्टेड, बीइंग वर्ब पहले लिखेंगे, स्टार्टेड बिजनेस विथ
कैश। ठीक है, समझ में आया? ये हमारा नरेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, देखिए नरेशन लिखना जरूरी है, नरेशन नहीं लिखोगे तो एग्जाम में आपको नरेशन के नंबर कटेंगे, क्योंकि नरेशन जब तक नहीं लिखोगे तब तक वो पूरा जनरेटरी नहीं कहलाएगा, वो आपका जनरेटरी अधूरा माना जाएगा, इसलिए नरेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, और नरेशन इसलिए भी जरूरी है ताकि प्रैक्टिकल लाइफ में, अब मान के चलो कि आपने एंट्री किया और नरेशन लिखा ही नहीं, अब जा रहा है ऑडिटर के पास जा रहा है, तो ऑडिटर प्रॉब्लम देखेगा एंट्री तो समझ में नहीं आएगा, वो जानने की कोशिश करेगा कि आपने क्यों एंट्री किया है, क्यों एंट्री किया है, क्यों एंट्री किया है। नरेशन लिख दोगे तो उसे पता चलेगा कि हाँ ये बातें हैं इसलिए एंट्री लिखा है, तो समझ जाएगा कि हाँ एंट्री सही है गलत है। तो इस वजह से भी नरेशन लिखना जरूरी होता है। ठीक है, ओके, चलिए अब ये एंट्री खत्म होने के बाद सिंगल लाइन से इसको क्लोज कर देंगे। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, माफी चाहता हूँ इसके लिए, परंतु ये बेसिक नॉलेज है ये, और इसमें आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसमें हमें टाइम की चोरी नहीं करनी है, ये थोड़ा सा मेहनत करके आप पूरा देखिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, परचेज फर्नीचर बाय कैश 15,000। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, फर्नीचर परचेज किया, ठीक है। अब यहाँ पे कौन से इस ट्रांजेक्शन का कौन से 2 लेजर पे इफेक्ट पड़ेगा, तो देखिए एक क्या हो रहा है, फर्नीचर खरीद रहा है, तो एक आपको फर्नीचर में इसको लिखना, फर्नीचर के अकाउंट खोलना पड़ेगा और उसमें इसको लिखना पड़ेगा। तो पहले क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट खुलेगा, फर्नीचर अकाउंट खुलेगा, और दूसरा क्या होगा, वो किससे खोला है, किससे खरीदा है फर्नीचर, कैश से, तो कैश के अकाउंट में भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब किसको डेबिट करेंगे, इसको किसको, 2 लेजर तो फाइंड आउट कर लिया हमने, अब इसमें से किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, ये कौन बताएगा, ये बताएगा ट्रेडिशनल रूल। ठीक है, ट्रेडिशनल रूल कैसे काम करेगा, देखो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो हमने लेजर यहाँ पे लिखा है, पहले एक के लिए देखेंगे फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट इस तीनों में से कौन से कैटेगरी में आएगा, तो फर्नीचर क्या है, संपत्ति, और संपत्ति मतलब रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस में जो भी आ रहा है उसको डेबिट करो, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिजनेस से जो बाहर जा रहा है उसको क्रेडिट करो। तो यहाँ पे फर्नीचर रियल अकाउंट में आएगा, संपत्ति है, और फर्नीचर क्या हो रहा है, बिजनेस में आ रहा है, कम्स इन हो रहा है, तो इसको क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। ओके, तो फर्नीचर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। यहाँ पे एंट्री क्या बनेगा, एंट्री क्या बनेगा, एंट्री क्या बनेगा, एंट्री नंबर 2 फर्नीचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, और दूसरा कैश क्या हो रहा है, फर्नीचर आएगा तो कैश बदले में जाएगा, और कैश भी क्या है, संपत्ति मतलब रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट में जाने वाले को क्रेडिट करते हैं, इसलिए कैश को क्या कर दोगे, क्रेडिट। समझ में आया, ऐसे काम करता है गोल्डन रूल। अब पता चला कि गोल्डन रूल कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए गोल्डन रूल के बारे में जब तक आपको अच्छे से नहीं पता चलेगा तब तक आपको जर्नल एंट्री समझ में नहीं आएगा, इसलिए गोल्डन रूल को अच्छे से समझना पहले, फिर जर्नल एंट्री करना। ओके, चलो आगे, टू कैश अकाउंट कितना, 15,000, डेबिट वाला अमाउंट डेबिट में और क्रेडिट वाला क्रेडिट में। ठीक है, यहाँ पे नरेशन डालोगे, बीइंग परचेज्ड फर्नीचर। ठीक है, ये हमारा जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गया, सिंगल लाइन से इसे क्या कर देंगे, क्लोज कर। अगला क्या है, अगला है परचेज गुड्स बाय कैश 55,000। क्या किया हमने, गुड्स खरीदा है। गुड्स क्या होता है, हिंदी में गुड्स को माल कहते हैं। गुड्स मतलब जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं, जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं मतलब व्यापार जिस चीज का कर रहे हैं, वो अगर खरीद के लाएंगे, है ना, तो उसके लिए हम लोग परचेज अकाउंट खोलते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो कि मैं, राशन का दुकान है तो मैं राशन खरीद के लाऊंगा, बाहर से लाऊंगा जब तो मैं बेचूंगा कस्टमर को, तो खरीद के लाऊंगा तो उसके लिए मुझे कौन सा अकाउंट खोलना पड़ेगा, परचेज अकाउंट। यही मेरा राशन का दुकान है और मैं अपने दुकान में लगाने के लिए पंखा ला रहा हूँ, तो पंखा के लिए मैं परचेज अकाउंट नहीं खोलूंगा, इस बात को ध्यान रखना। बच्चे लोग यहीं पे गलती कर देते हैं, वो क्या करते हैं, जो संपत्ति खरीद के लाते हैं उसको भी परचेज अकाउंट में डाल देते हैं, लेकिन वैसा आपको नहीं करना है। आप अच्छे से समझ लो, अगर जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं वो खरीद के लाए, यानी कि स्टॉक खरीद के लाए हैं, तो परचेज अकाउंट में डालेंगे,
और अगर अदरवाइज कोई और चीज खरीद के लाया है, संपत्ति खरीद के लाया है, तो संपत्ति के नाम से अलग से अकाउंट खुलेगा। फर्नीचर खरीद के लाया तो फर्नीचर के नाम से अकाउंट खुलेगा, जैसे ऊपर वाला हमने लाया था, ये भी हमने खरीद के तो परचेज तो इसके आगे भी लिखा था, लेकिन इसको हमने परचेज अकाउंट में नहीं डाला, इसको हमने किस में डाला, फर्नीचर के नाम से सेपरेट अकाउंट खोला। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते। तो गुड्स अगर खरीद के ला रहा है, यानी कि माल जिसका आप बिजनेस कर रहे हो वो खरीद के ला रहा है, तो परचेज अकाउंट खोलोगे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से दो लेजर बनेंगे? कौन से दो लेजर बनेंगे यहाँ पे? एक तो आपका परचेज अकाउंट खुलेगा, ठीक है, और दूसरा आपका कैश से खरीद के लाए हो तो कैश के लेजर में इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो परचेज मतलब क्या? परचेज मतलब स्टॉक, स्टॉक यानी कि संपत्ति। तो परचेज किस में आ जाएगा? रियल में आ जाएगा। आप परचेज करके लाएंगे तो स्टॉक आपका बढ़ेगा। ठीक है, तो परचेज मतलब रियल अकाउंट, स्टॉक मतलब संपत्ति, रियल अकाउंट। संपत्ति को रियल अकाउंट में, रियल अकाउंट का डेबिट करने का रूल क्या है कि व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसको डेबिट करो। तो यहाँ पे स्टॉक आ रहा है तो इसको क्या कर दोगे? परचेज अकाउंट को क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। और कैश जा रहा है, पैसा जा रहा है, कैश भी क्या है? रियल मतलब संपत्ति है, तो संपत्ति मतलब रियल अकाउंट, इसमें जाने वाले को क्रेडिट करते हैं, तो कैश को क्या कर दोगे? क्रेडिट। इस तरह से आपका जर्नल एंट्री क्या बनेगा? जर्नल एंट्री क्या बनेगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, अब नरेशन डालेंगे। बीइंग परचेज्ड गुड्स। ठीक है, अमाउंट कितना है? 55,000 डेबिट वाला डेबिट में और क्रेडिट वाला क्रेडिट में। इसलिए इसके सामने डालना है अमाउंट, इसका इसके सामने और इसका इसके सामने। ठीक है, चलिए तो सिंगल लाइन से क्लोज कर देते हैं। अगला क्या है? अगला है सोल्ड गुड्स बाय कैश। सोल्ड गुड्स बाय कैश, तो इस ट्रांजेक्शन में कौन से दो लेजर खुलेंगे? तो अब देखिए, जो हम जिसका बिजनेस कर रहे हैं वो सामान अगर बेचते हैं, परचेज करेंगे तो स्टॉक बढ़ेगा, उसके लिए हम लोग परचेज अकाउंट खोलते हैं, और सेल जब करेंगे तो स्टॉक कम होगा, उसके लिए हम लोग सेल्स अकाउंट खोलते हैं। ठीक है, तो कौन सा अकाउंट खुलेगा? पहला तो सेल्स अकाउंट खुलेगा, और दूसरा किससे हमने बेचा है? कैश से बेचा है, तो कैश के लेजर में भी लिखना पड़ेगा इसको। तो कौन सा होगा? कैश अकाउंट। अब डेबिट किसको करेंगे, क्रेडिट किसको करेंगे, कौन बताएगा? गोल्डन रूल बताएगा। गोल्डन रूल कैसे बताएगा? सेल्स मतलब स्टॉक कम हो रहा है, स्टॉक। सेल्स का मतलब क्या है? स्टॉक। स्टॉक क्या है? संपत्ति। संपत्ति या मतलब रियल अकाउंट, इसमें क्या कहता है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सेल करेंगे तो स्टॉक बाहर जाएगा, तो इसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। और कैश, पैसा आ रहा है, कैश मतलब संपत्ति, संपत्ति मतलब रियल अकाउंट में आने वाले को डेबिट करते हैं, तो क्या क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगा? देखिए कैसे, ऐसी तरह से गोल्डन रूल काम करेगा। आपको यही समझना है, यही कंसेप्ट समझना है, और यही वेरी 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 इंपोर्टेंट है ना। ये बहुत ही, ये टॉपिक जो है, ये रूल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जर्नल एंट्री को समझने के लिए, और जर्नल एंट्री समझ जाएंगे, कमांड बन जाएगा तो अकाउंटिंग को समझने के लिए। ठीक है, चलिए तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए, इसका जर्नल एंट्री क्या बनेगा? चौथा नंबर जर्नल एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट है? 76,000। डेबिट का अमाउंट डेबिट में, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में, और यहाँ पे सिंगल नरेशन डालोगे, बीइंग सोल्ड गुड्स। ठीक है, इसको क्लोज कर देंगे सिंगल लाइन से। चलिए नेक्स्ट क्या है? पांचवा, पेड रेंट बाय कैश। अब देखिए, जहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ पे आपका शॉप है, उसका आपको भाड़ा भी देना है, किराया भी देना है, तो रेंट पेड किया गया है। ठीक है, क्या किया गया? रेंट पेड किया गया। तो यहाँ पे कौन सा दो लेजर फाइंड आउट होगा? पहले फाइंड आउट करेंगे लेजर, कौन से दो लेजर खुलेंगे? इस एंट्री को, इस ट्रांजेक्शन को कौन से दो लेजर में एंट्री करना है? तो पहला रेंट, पहला कौन सा होगा? रेंट होगा। कौन सा होगा? रेंट पेड। ठीक है, और दूसरा कैश से, तो कैश के अकाउंट में
लिखना पड़ेगा। अब रेंट पेड क्या है? खर्चा है। खर्चा बोले तो तीनों में से कौन से में जाएगा? नॉमिनल में, है ना? नॉमिनल में खर्चा आएगा। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, यानी कि जो जितने भी खर्चे हैं, खर्चे या रेंट पेड खर्चा है तो खर्चे वाले को क्या करना है? डेबिट करना है। खर्चे वाले अकाउंट को डेबिट करना है। तो रेंट पेड यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और कैश, पैसा जा रहा है, कैश मतलब रियल अकाउंट में जाने वाले को क्रेडिट, तो कैश को क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। अब इस तरह से जर्नल एंट्री क्या बन जाएगा? जर्नल एंट्री क्या बनेगा? रेंट पेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है। अमाउंट कितना है? 12,000 रुपये। डेबिट का अमाउंट डेबिट में और क्रेडिट का क्रेडिट में। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? नोटेशन डाल देंगे। पेइंग पेड रेंट। ठीक है, चलिए इसको क्लोज करेंगे। अगला अगला बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्या है? पेड सैलरी बाय कैश। अब शॉप है, शॉप में किसी को रखेंगे, सेल्समैन को रखेंगे बेचने के लिए, उसे स्टाफ रखना पड़ेगा, सैलरी देना पड़ेगा, है ना? बिना सैलरी का तो स्टाफ काम नहीं करेगा, उसे सैलरी दे रहे हैं। तो यहाँ पे कौन से दो लेजर खुलेंगे? ये तो सैलरी, ठीक है, सैलरी अकाउंट, और दूसरा कैश अकाउंट। किससे दे रहे हैं? कैश से दे रहे हैं सैलरी। तो सैलरी क्या है? सैलरी बोले तो खर्चा है। सैलरी अकाउंट, सैलरी हम दे रहे हैं, पेड कर रहे हैं, तो खर्चा है। और खर्चा के लिए कौन से कैटेगरी में आएगा खर्चा? नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन। अगर खर्चा है तो डेबिट करो, और इनकम या गेन वाला अकाउंट है तो क्रेडिट करो। तो खर्चा, सैलरी हम दे रहे हैं तो खर्चा है, इसको क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। और कैश बोले तो रियल अकाउंट, संपत्ति है, तो रियल अकाउंट में क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसको डेबिट करो, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो। तो कैश यहाँ पे क्या हो रहा है? बिजनेस से बाहर जा रहा है, तो कैश को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, कैश अकाउंट को क्रेडिट। ठीक है, अब क्या बन जाएगा? जनरलिटी क्या बनेगा? फटाफट बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या बनेगा? सैलरी अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना है? 8,000 रुपीज। डेबिट का अमाउंट डेबिट में और क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में। पेइंग पेड सैलरी। ठीक है दोस्तों, इसको सिंगल लाइन से करते हैं क्लोज। चलिए नेक्स्ट क्या है? पेड कमीशन टू सेल्समैन बाय कैश। अब देखिए सेल्समैन उन्होंने रखा है, सेल्समैन का क्या काम होता है? सेल्समैन थोड़ा सा अपना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं और माल को जल्दी बेचने की कोशिश करते हैं, कस्टमर को समझाते हैं, है ना? तो इससे क्या होता है कि बिक्री बढ़ती है। तो बदले में वो क्या करते हैं? अब कहते हैं कि हम एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं तो हमें कमीशन भी चाहिए, तो एक्स्ट्रा कमीशन, सैलरी के साथ साथ कमीशन भी कहते हैं कि मुझे कमीशन दो सेल्स के ऊपर, तभी मैं अपना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाऊंगा। तो कमीशन देना पड़ेगा सेल्समैन को। तो कमीशन भी क्या है? खर्चा है। कमीशन पेड किया है तो पहला कौन सा अकाउंट आएगा? कमीशन पेड। और दूसरा कैश से दिया है तो कमीशन पेड अकाउंट और कैश अकाउंट। अब कमीशन पेड क्या है? खर्चा मतलब नॉमिनल अकाउंट में खर्चे को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, तो इसको डेबिट कर देंगे। और कैश मतलब संपत्ति मतलब रियल अकाउंट में कैश क्या होगा? कमीशन आप दोगे सेल्समैन को तो कैश बिजनेस से बाहर जाएगा, और बिजनेस से बाहर जाएगा तो रियल अकाउंट कहता है कि जाने वाले, बिजनेस से बाहर जाने वाले को क्रेडिट करो, लिखा हुआ है ना? तो इसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। अब इसके हिसाब से क्या यूनिटी बन जाएगा? यहाँ पे 7वां नंबर यूनिटी बनेगा कमीशन पेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना है? 3,000। डेबिट का अमाउंट डेबिट में और क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में। शॉर्ट में एक लाइन नरेशन लिखेंगे, बीइंग पेड कमीशन। ठीक है, अगला है, चलिए अगला है पेड कन्वेंस बाय 2,000।
अब कन्वेंस मतलब क्या होता है? कन्वेंस मतलब होता है डेली आने जाने का खर्चा। अब मालिक है, शॉपकीपर है, तो आएगा जाएगा, उसे कन्वेंस भी देना पड़ेगा, ठीक है? तो कन्वेंस ये भी क्या है? खर्चा है। इसके लिए इस वाले ट्रांजेक्शन का कौन से दो लेजर पे इसका इफेक्ट पड़ेगा? तो कन्वेंस पेड या कन्वेंस अकाउंट, ठीक है? कन्वेंस पेड या कन्वेंस अकाउंट। और दूसरा किससे दिया है? कैश से दिया है, तो कैश अकाउंट भी खुलेगा। अब किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, कौन बताएगा? गोल्डन रूल बताएगा। कैसे बताएगा? देखिए, कन्वेंस पेड कौन सा खर्चा वाला खाता है, तो खर्चा वाला किस कैटेगरी में आएगा? तीनों में से नॉमिनल में क्या है? खर्चे को क्या करना है? डेबिट करना है। तो कन्वेंस अकाउंट या कन्वेंस पेड अकाउंट को क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। और दूसरा कैश, कैश मतलब रियल अकाउंट, मतलब संपत्ति, कौन से कैटेगरी में आएगा? रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट में अब कन्वेंस दोगे तो कैश आपके बिजनेस से बाहर जाएगा, तो जाने वाले को क्रेडिट, तो इसको क्या कर देंगे? क्रेडिट। समझ में आया? अब जनरल एंट्री क्या बन जाएगा? जनरल एंट्री क्या बनेगा? जनरल एंट्री बनेगा कन्वेंस अकाउंट, कन्वेंस एक्सपेंसेस ले लेते हैं, कन्वेंस एक्सपेंसेस खर्चा है ना, अकाउंट डेबिट टू किससे? कैश से हमने पेमेंट किया तो कैश कमेगा, तो टू कैश अकाउंट, ठीक है? कितना? 2000 डेबिट वाला डेबिट में और क्रेडिट वाला क्रेडिट में। और एक लाइन में नरेशन डालेंगे, पेड कन्वेंस। चलिए, सिंगल लाइन से इसको क्लोज कर देंगे। चलिए, अब नेक्स्ट है कैश विड्रॉल फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज 5000। यानी कि अब देखिएगा क्या हुआ है, कैश विड्रॉल किया है, पैसा निकाला। विड्रॉल मतलब क्या होता है? निकालना, निकासी करना। निकाला है फ्रॉम बिजनेस, कहाँ से? बिजनेस से। फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज मतलब अपने व्यक्तिगत खर्चों के लिए। मालिक, अब देखिए, मालिक को अपने घर के खर्च चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, ठीक है? वो पैसा वो कहाँ से निकालेगा? बिजनेस से ही निकालेगा, क्योंकि कमाने का जरिया तो उसका बिजनेस ही है, तो बिजनेस से पैसा निकालेगा। तो ही निकाला है अपने व्यक्तिगत काम के लिए, अपने घर के काम के लिए। तो इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? जब मालिक अपने बिजनेस से अपने घर के काम के लिए पैसे निकाले तो उसको हम लोग कहते हैं ड्रॉइंग। क्या कहते हैं? ड्रॉइंग। तो एक अकाउंट यहाँ पे ड्रॉइंग का खुलेगा, ठीक है? ड्रॉइंग अकाउंट। और दूसरा क्या निकाला है? कैश निकाला है, तो कैश का खुलेगा। दोस्तों, यहाँ पे वो कैश की जगह सामान भी निकाल सकता है। जैसे मेरा राशन का दुकान है, तो मैं अपने घर के खर्चे के लिए अपने दुकान से राशन भी निकाल सकता हूँ या कैश भी निकाल सकता हूँ। अगर राशन की जरूरत है तो राशन निकालूंगा, और राशन की जगह और भी काम की जरूरत है, जैसे अब मुझे बच्चे के लिए बुक लेनी है, एडमिशन करवाना है, उसका ड्रेस लेना है, तो ऐसे के लिए मुझे पैसे की जरूरत होगी, क्योंकि मैं ड्रेस का तो दुकान है नहीं, मेरा राशन का दुकान है। तो खाने के लिए राशन लूंगा दुकान से, तो वहाँ पे सामान निकालूंगा, और बाकी काम के लिए पैसे लूंगा, तो कैश निकालूंगा। तो यहाँ पे मैंने कैश निकाला है, तो यहाँ पे कैश लिखूंगा। अगर मैं सामान निकालता तो वहाँ पे कैश की जगह मैं किसको लिखता? परचेज अकाउंट में उसको लिखता, ठीक है? परचेज अकाउंट। अब डेबिट किसको करना, क्रेडिट किसको करना? तो इसके लिए कौन बताएगा ये चीजें? कौन बताएगा? ये बताएगा गोल्डन रूल। तो ड्रॉइंग अकाउंट को हम लोग करते हैं डेबिट। क्या करते हैं? ड्रॉइंग को डेबिट करते हैं। ड्रॉइंग को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। ड्रॉइंग को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। ड्रॉइंग भी यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करता है? मालिक को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? किसको? मालिक को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि ड्रॉइंग कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट होता है। अब पर्सनल अकाउंट में यहाँ पे मालिक क्या कर रहा है? रिसीव करने वाला है ना, मालिक रिसीव कर रहा है यहाँ पे, तो मालिक को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। और अकाउंट कौन सा खुलेगा? ड्रॉइंग अकाउंट। तो ड्रॉइंग अकाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मालिक को। तो ड्रॉइंग को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और दूसरा कैश, कैश मतलब संपत्ति, मतलब रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट में संपत्ति, कैश क्या हो रहा है यहाँ पे? मालिक पैसा निकालेगा तो बिजनेस से कैश बाहर जाएगा, और बाहर जाएगा तो क्रेडिट अकाउंट, क्रेडिट क्या रियल अकाउंट में क्या जाने वाले को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो इसको क्या कर देंगे? कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है? इस तरह से जर्नल एंट्री क्या बनेगा दोस्तों? जर्नल एंट्री बनेगा ड्रॉइंग अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट,
डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना है? 5,000 रुपये। डेबिट वाला डेबिट में और क्रेडिट वाला क्रेडिट के कॉलम में। ठीक है, एडिशन डाल देंगे यहाँ पे। पेइंग कैश विथड्रॉल फॉर पर्सनल यूज। ओके, ठीक है। आई होप, आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया हो। तो आप लोग इसको बार बार देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, और कोई दिक्कत हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो गाइस, अब मैं फिर नेक्स्ट अगले वीडियो में मिलूँगा। इसका जो पार्ट 2 आएगा उसमें मैं जल्द ही आप लोगों के साथ मिलूँगा। और इसे बनाने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी है। तो कृपया आप लोग, अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करने के लिए मैं आपको कहूँगा नहीं, बाकी खुद आप समझदार हैं। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।